यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है बच्चों, तो आपकी 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है बच्चों। एक ये वायरल मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को फंसाएगा। पूर्णांक आपका बच्चों 100 अंकों का होगा और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट आपको आयोग द्वारा, बोर्ड द्वारा परीक्षा में प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। और बच्चों, इस पूरे मॉडल पेपर को मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। कुछ सामान्य निर्देश की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले बच्चों हम खंड का देखेंगे। खंड का में आपके पहले और दूसरे प्रश्न में गद्य और पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो कुल मिला के 10 होंगे। और ये 10 MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सभी बोर्ड परीक्षा में हमारे मॉडल पेपर द्वारा फंस जाएंगे। तो सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से रोज का रोज सारी वीडियो जो अपलोड होती हैं देखा करें। बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या पहले का वाला है। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है बच्चों, दीप शिखा है, धूप के दान है, शिलापंख चमकीले हैं, या फिर चंद्र प्रभा है। तो बच्चों, महादेवी वर्मा की जो प्रसिद्ध रचना है आपकी दीप शिखा, एक काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह है, यानी उन्हीं के द्वारा लिखित रचना है दीप शिखा। बच्चों, बात करें चंद्र प्रभा की, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उपन्यास है। चंद्र प्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। अब आपको कमेंट में बताना है बच्चों, धूप के धान और शिलालंक चमकीले, ये दोनों कृति किसकी है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाला प्रश्न। पहले का खा वाला है। निम्न से कहानीकार उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। तो बच्चों, इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये, आपके डायरेक्टली पूछा जाता है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? इंशाअल्लाह खां ने लिखी है। और देखा जाए 11 वर्ष का समय, तो 11 वर्ष का समय ये भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपकी सही है। माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, तो एक टोकरी भर मिट्टी ये माधवराव सप्रे के द्वारा ही लिखा गया है। शिव प्रसाद सिंह जिंदगी और जोग, जिंदगी और जोग जो है ये शिव प्रसाद सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि अब आपको बताना है, गलत युग्म बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जो जिंदगी और जोक है ये शिव प्रसाद सिंह ने नहीं लिखा है बच्चों। ये कहानी जो है अमरकांत की है। किसकी है बच्चों, ध्यान रखेंगे, ये किसकी है? तो ये रचना है अमरकांत की, ये अमरकांत की रचना। फिर बच्चों, यहाँ पे हम अगला प्रश्न देखेंगे। पहले का गा वाला, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है कला और संस्कृति, साहित्य का श्रेय और प्रेय, विचार और वितर्क, बहादुर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है कला और संस्कृति। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, कला और संस्कृति। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है आंसर, साहित्य का श्रेय और प्रेय के लेखक जयनेंद्र कुमार। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे नीचे लिखा है एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, साहित्य का श्रेय और प्रेय के लेखक कौन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जयनेंद्र कुमार जी है, जो आपका दूसरा वाला विकल्प है। विचार और वितर्क के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विचार और वितर्क के कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और बहादुर है, तो बहादुर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा निबंध संग्रह में है। तो बच्चों, बहादुर जो है ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, लेकिन ये निबंध संग्रह नहीं है, निबंध संग्रह आपकी कला और संस्कृति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इसमें से कौन सा संस्मरण लिखा है, ये आपको बताना है। तो ये आपका चौथा वाला उत्तर हो जाएगा, दीप जले शंख बजे। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, और भूले बिसरे चेहरे, तो भूले बिसरे चेहरे जो आपके विकल्प 1 में दे रखा है, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा ही लिखित है। लेकिन ये क्या है, तो ये बच्चों रेखा चित्र है। क्या है ये रेखा चित्र है। ठीक है, और दीप जले शंख बजे ये संस्मरण है। फिर आपका दूसरा वाला जो विकल्प है, क्षण बोले कण मुस्कुराए, क्षण बोले कण मुस्काए। ठीक है,
तो ये इनका एक रिपोर्तार्ज है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है बच्चों? ये रिपोर्तार्ज है, ठीक है। लेकिन ये रचना किसकी है? ये सब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला का अंगा वाला है, वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार है। वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही हो जाएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा वैचारिकी शोध और बोध कृति लिखी गई है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना क्या है? दीप जले शंख बजे। फिर यहाँ पे देखिए अंगा वाला प्रश्न है, वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार कौन है? तो वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। फिर आ जाएंगे दूसरे का वाला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित है? तो ये दूसरे सप्तक में संकलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही हो जाएगा। जो आपका सप्तक है यानी तार सप्तक, ये अज्ञेय द्वारा संपादित किया गया था, ठीक है। और इन्हें सहज कविता का कवि भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा भी है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक में संकलित हैं, ठीक है। और ये दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं जो अज्ञेय द्वारा संपादित 7 कवियों की संग्रह में शामिल किए गए थे। फिर यहाँ पे देखेंगे बच्चों दूसरा जो का खा वाला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है तो कामायनी, यामा, साकेत और प्रिय प्रवास। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, जबकि जो साकेत है ये मैथिली स्वर्ण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास की बात करें तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित महाकाव्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में लिख भी रखा है, कामायनी हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम प्रतिनिधि काव्य माना जाता है। यामा की बात करें बच्चों तो ये महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध कविता संग्रह है। और साकेत की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित महाकाव्य है साकेत। बच्चों ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, साकेत जो है रामधारी सिंह दिनकर का नहीं, अभी मैंने आपको बताया भी है, एक्सप्लेनेशन में गलत लिखा है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है, रामधारी सिंह दिनकर इसमें गलत लिखा हुआ है। प्रिय प्रवास की बात करें तो प्रिय प्रवास ये भी गलत है। प्रिय प्रवास जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह महाकाव्य नहीं, ये सब गलत एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की का महाकाव्य, जो कि मैंने शुरुआत में आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, वीति विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में सम्मिलित है? वीति विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है? तो ये लहर में है, ठीक है। लहर ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और वीति विभावरी जागरी कविता जो है इसी में संकलित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरे का घा है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिल चुका है, महादेवी वर्मा को मिल चुका है, लेकिन गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अंग वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है? अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है तो कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। ये आपकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है, बल्कि जबकि जो है आपका इंद्रधनु रौंदे हुए ऐसा कोई घर आपने देखा है, आंगन के पार द्वार, ये सभी अज्ञेय के द्वारा रचित काव्य कृति है। कला और बूढ़ा चांद ये रचना किसकी है बच्चों? तो ये सुमित्रानंदन पंत की है और इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा जो है आपका वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, कोई एक ही गद्यांश आपको अटेंड करना है, एक ही गद्यांश करना है। तो यहाँ पे हम मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश ले रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने 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 मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। देखिए जो यहाँ पे हाईलाइटेड और अंडरलाइन है, इसे भी व्याख्या भी करनी होगी। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक है इसके बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका गद्यांश, इसको आप पढ़ेंगे और यहाँ से प्रकार आपको इस प्रकार उत्तर देने पे 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य, कला, नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। फिर बच्चों यहाँ तीसरा प्रश्न है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। फिर बच्चों चौथा प्रश्न है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। फिर यहाँ पे अथवा का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड गद्यांश फिर से लिखा हुआ है और यहाँ मैं गद्यांश पढ़ दे रहा हूँ कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में। ये पूरा आप गद्यांश पढ़ लीजिए बच्चों। और यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड और अंडरलाइन वर्ड को हमें व्याख्या भी करनी है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक है इसके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो मैंने अभी आपको रेखांकित अंश दिखाया, इसकी व्याख्या क्या है कि लेखक का कहना है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के पूर्व अशोक पुष्प का वर्णन कहीं नहीं मिलता। कालिदास ने ही सर्वप्रथम अशोक पुष्प का वर्णन किया है। जिन जिन स्थलों पर अप्रतिम सौंदर्य को साकार करने में उन्होंने प्रयास किया है, वहाँ अशोक के पुष्प का सौंदर्य प्रेरक के रूप में वर्णन किया है। कालिदास के साहित्य में अशोक पुष्प की उपस्थिति नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा युक्त, गरिमामय, पावन और सुकुमारता से युक्त है। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। तो अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला है। तो अशोक पुष्प को सम्मान कालिदास से मिला है। लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। फिर यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न, लिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखिए पद्यांश लिखा है बच्चों, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है, जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सबे विरथा है, अब बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। ठीक है, तो ये पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी तैयार करेंगे। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे पद्यांश में जो लास्ट वाली लाइन हाईलाइटेड है, इससे भी व्याख्या भी करनी होगी। तो उपयुक्त पद्यांश पढ़कर पर मुझे पता चला जो पाठ का नाम है बच्चों प्रेम माधुरी है और कवि हैं इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में गोपियाँ कह रही हैं कि मेरे वियोग प्रेम को जानते हुए भी ब्रज के समस्त लोग अकारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। फिर गा वाला प्रश्न बच्चों, प्रेम की सारी कथा क्या होने की है। तो प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है। प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है बच्चों। तो प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होता है।
अंगा वाला प्रश्न है, ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं? तो ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं। फिर अथवा में देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ गया, ठीक है, अथवा वाला भी रिपीटेड है, तो ये वाला भी हम लोग देखेंगे। पद्यांश, आए हो सिखावन को जोंग मथुरा ते तोपे, ऊधो हुए वियोग के बचन बतराओ ना, कह रत्नाकर दया करे दरस दीनो, दुख दरबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चूक है कठोर नैन पाहन चलाओ ना, एक मनमोहन तो बसिके उजारियो मोहे, ये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। उपरोक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है ऊधो प्रसंग और कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए जो है वो क्या है, यह आपकी जो हाईलाइटेड है और अंडरलाइन वर्ड है, इसी व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या में गोपियाँ कहती हैं, गोपियाँ लजाती हैं कि हे उद्धव, आप वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाओ, ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए भूल से कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। गा वाला है, श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा है? तो श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा है। घा वाला है, गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं? तो गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। अंगा वाला पूछा है, बैन पाहन शब्द का क्या अर्थ है? तो बैन पाहन शब्द का अर्थ वचन रूपी पत्थर है। फिर पांचवा प्रश्न बच्चों आता है आपका, लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 देखे लिख रखे हैं, ठीक है, 3 लेखक लिखे हैं, तीनों को तैयार करिए, आपके एग्जाम में एक जरूर फंसेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो कुछ इसी प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है हेडिंग डाल करके। फिर इस प्रकार साहित्यिक परिचय और फिर इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार लिखनी है। इसी प्रकार आपको कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। तो देखिए यहाँ पे हमने भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का लिया है, 3 कवि आपको तैयार करने, एक जरूर फंसेगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म कुछ ऐसे है, जीवन परिचय डालेंगे, फिर साहित्यिक परिचय और फिर इनकी कृतियों को इस प्रकार हम उल्लेख करेंगे। तो इस प्रकार आपको 5 में 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर देखिए छठा प्रश्न जो आएगा वो बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा आपका 80 शब्द है। या फिर आपको पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य डाला गया है, ठीक है, इसको आप पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए बच्चों। और आपको मैंने कई बार एक प्रश्न करवाया है तो इसका उत्तर आपको याद हो गया होगा। फिर 7वां प्रश्न बच्चों, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। तो जो भी खंड काव्य आप पढ़ रहे हैं, चाहे रश्मिरथी पढ़ रहे हो, त्यागपति पढ़ रहे हो, श्रवण कुमार पढ़ रहे हो, मुक्ति यज्ञ पढ़ रहे हो, सत्य की जीत, आलोक वृत्त, जो भी आपका खंड काव्य चल रहा है उस खंड काव्य को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो खंड खा में आ जाएंगे बच्चों। यहाँ पे संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न आता है। संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने गद्यांश लिख रखा है और इम्पोर्टेंट गद्यांश है, ये कई बार आया है। इसका मुझे संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखने के 2 नंबर और अर्थ लिखने पे 5, यानी 7 नंबर का गद्यांश आएगा और 7 नंबर का श्लोक आएगा। तो देखिए ऊपर का गद्यांश पढ़ लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से अवतरित है और यहाँ पे इसका अनुवाद भी हमने लिख रखा, तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे दूसरा हमने लिया, 2 गद्यांश आएंगे, कोई एक ही करना होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी दोनों तैयार कर लीजिए, क्या पता एक ना एक आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट गद्यांश ये है और प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के महर्षि दयानंद पाठ से यह अवतरित है, इसका संदर्भ हो गया। और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इसका अर्थ लिख रखा है, ये आप पढ़ लीजिए। फिर बच्चों यहाँ पे पद्यांश आएगा। तो पद्यांश देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पद्यांश है, पॉज करिए वीडियो और इसको पढ़ लीजिए। और इसका संदर्भ लिखा हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के ऋतु वर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से ये अवतरित है। और यहाँ पे इसका अर्थ लिख रखा है कि अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक नई जल की धारा से चोट खाकर बोल रहे हैं, अर्थात शब्द कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ देखिए अथवा में दे रखा है, अच्छा इसमें कितने दे दिए हैं, 3 नहीं है, 2 ही आएगा, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गए। और फिर यहाँ पे आपके संस्कृत के प्रश्न उत्तर आएंगे। तो ये 4 प्रश्न उत्तर तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है। फिर आपका रस छंद अलंकार से आता है बच्चों प्रश्न। तो यहाँ पे रस का यहाँ पे लिख रखा है, फिर आपका अलंकार और फिर ये हो गया छंद। तो यहाँ पे उत्तर भी लिख रखा है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है।
फिर आपका 11वां नंबर का जो आता है वो किसी एक विषय पर क्या होता है, निबंध लिखना है। तो यहाँ पे देखिए निबंध आपका 9 नंबर का आएगा। ठीक है, दहेज निर्माण, भविष्य निर्माण में विद्यार्थी जीवन का महत्व, दहेज प्रथा एक अभिशाप, गोस्वामी तुलसीदास की प्रासंगिकता, देशाटन के लाभ, ग्राम विकास में मनरेगा की भूमिका। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने दहेज प्रथा पे लिख रखा है निबंध, भारतीय समाज का अभिशाप। तो आप यहाँ पे पूरा निबंध आप पढ़ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया परीक्षा में, पढ़ लीजिए, क्या पता आपका ये आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न है कि चैनम का संधि विच्छेद है, तो च प्लस अनम है। निश्चला का संधि विच्छेद है, निस प्लस छला। अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद है बच्चों, अंतरा प्लस राष्ट्रीय। निर्विघ्न में समास है, तो निर्विघ्न में अव्ययी भाव समास है। और दशानन में बच्चों कर्मधार राय समास है। फिर आपको 13वां नंबर जो आता है वो पत्र से आता है, तो एक पत्र आपको तैयार करना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पत्र है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। 14वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किसी एक धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो देखिए गुरुत्वा, कृत्वा, दृष्टवा। तो कृत्वा की बात करें तो इसमें कर धातु है और प्रत्यय है त्वा। ठीक है, कर प्लस त्वा कृत्वा बना है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए बच्चों। तो श्रवणीय में कौन सा बच्चों, ईय प्रत्यय है। फिर रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम को उल्लेख कीजिए। तो देखिए रामेण सा सीता वनम गच्छत, इसमें तृतीया विभक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पूरा मॉडल पेपर मैंने करवा दिया।